हाय फ्रेंड, मुझे आशा है कि आपको ये पिछली वीडियो जहाँ तक भी अभी तक हुआ है वो आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी तरह से जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो देखते हैं आज उसके आगे का उसके आगे जो पढ़ना हम लोग को वो एक युक्ति है, एक डिवाइस है जिसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोट्रॉन। इसको एक अलग से और नाम है आवेशित कण त्वरित। साइक्लोट्रॉन होता क्या है? तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक प्रकार का एक यंत्र है जो क्या करता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आवेशित कणों को उच्च गतिज ऊर्जा यानी कि ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसको उच्च आवृत्ति यानी कि बहुत यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है उसको बढ़ाता है। यानी कि जैसे कि कोई भी आवेशित कण है, प्रोटॉन ही ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, कुछ भी कोई भी आवेशित कण है, तो उसको अगर उच्च ऊर्जा चाहिए तो उसको क्या करता है कि उसकी एक्सेलरेशन को बढ़ाता है यानी कि उसको त्वरित करता है। इसलिए इसका एक नाम है आवेशित कण त्वरित। यानी कि आवेशित कण को क्या करता है? ये त्वरित करता है। कौन? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का खोज जो है वो लॉरेंज, एक वैज्ञानिक का नाम है लॉरेंज और लिविंगस्टोन। क्या नाम है? लॉरेंज और लिविंगस्टोन। इन्होंने ही यानी कि जब कुछ काम कर रहे थे जैसे संरचना संबंधी यानी कि कणों की संरचना के बारे में जब ये अध्ययन कर रहे थे उसी समय उसी के क्रम में इन्होंने लॉरेंज और लिविंगस्टोन ने यानी कि 1934 ईस्वी में ये साइक्लोट्रॉन का खोज किए थे। और ये दोनों जो थे लॉरेंज और लिविंगस्टोन एक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे। उस संरचना संबंधी कणों के संरचना संबंधी पे अध्ययन कर रहे थे। तो उसी के क्रम में इन्होंने 1934 ईस्वी में साइक्लोट्रॉन का खोज किया था। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे कि साइक्लोट्रॉन की संरचना क्या है, यानी इसकी संरचना जानेंगे, इसकी कार्यविधि जानेंगे कि काम किस तरह से करता है, कार्यविधि जानेंगे, फिर इसका उपयोग जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फिर इसका सीमाएं जानेंगे कि कहाँ तक सही है यानी कि लिमिटेशन इसका, और इसकी यानी कि संरचना यानी साइक्लोट्रॉन आवृत्ति किसे कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बने रहिए शुरू से अंत तक। देखते हैं कि आखिरकार साइक्लोट्रॉन होता कैसा है, ये किस तरह से काम करता है, इसकी संरचना क्या होती है। तो साइक्लोट्रॉन की संरचना सबसे पहले देखें। संरचना साइक्लोट्रॉन की तो क्या होता है कि इसके अंदर धातु की दो प्लेट यानी कि डी आकार की, किस आकार की? डी आकार का, ए बी सी डी का जो डी होता है ना, उस आकार के धातु की दो प्लेट इस तरह से डी आकार के रखा जाता है। अब ये डी आकार जो होता है ये इसके ऊपर, जैसे कि मान लो कि ये डी आकार का है एक प्लेट, तो इसके ऊपर और इसके नीचे यानी कि चुंबक लगा दिया जाता है। ऊपर से नॉर्थ वाला नॉर्थ पोल और नीचे से साउथ पोल। ये कैसा है? नॉर्थ है। ये कैसा है? साउथ पोल का, यानी कि चुंबक लगा दिया जाता है। ये क्या करता है, अब जब चुंबक लगा देंगे तो हम लोग जानते हैं कि चुंबक जो होता है वो अंदर में नॉर्थ से साउथ की हो जाता है, बाहर में साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कहाँ? नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से जो जाएगा वो नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र। मान लेते हैं ये जो पहला वाला इसको D1 और दूसरा का को मान लेते हैं D2, और D1 और D2 को बोलते हैं डीज। क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। और इसके बीच में क्या होता है कि खाली जगह छोड़ दिया जाता है। जैसे दो डी आकार के, एक इधर डी आकार के है, इसका नाम D1 D2, ये दोनों को बोलते हैं डीज। इसके बीच में खाली जगह छोड़, एकदम सटा के नहीं रखा जाता है, बीच में कुछ जगह होता है। अब जिस कण को त्वरित करना है, जिस आवेशित कण को त्वरित करना है मतलब उसको हाई एक्सीलरेशन करना है, उस कण को क्या करते हैं कि ये जो डीज है इसके बीच में जो खाली जगह है उसके बीच में रखते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसके बीच में हम लोग कहीं पे रखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग ये जो आवेशित कण है इसको रखें। और क्या किया जाता है कि ये जो डीज है, डीज इसको ओसिलेटर के साथ जोड़ दिया जाता है। और ओसिलेटर का क्या काम है, इसको क्या किया जाता है कि एक ओसिलेटर के साथ जोड़ दिया जाता है। क्या है?
ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का क्या काम होता है, यानी कि इसको क्या करता है कि क्या देता है, इसका उच्च वोल्टेज देता है इसको। ये जो डीज है इसको हाई वोल्टेज पर इसको रखता है। तो ये D1 D2। और ये ऑसिलेटर मान लीजिए कि इसको जो है वो प्लस किया और इसको क्या किया, माइनस किया। इसको प्लस बना के रखा और इसको माइनस बना के रखा, और जिस कण को त्वरित करना है उसको हम लोग यहाँ पे रख दिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे रखें, यहाँ पे। अब जैसे ही ऑसिलेटर इसको प्लस किया, इसको माइनस किया, तो जब आवेश को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबक है, इधर इधर नॉर्थ साउथ इधर चुंबक है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। और जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। और वो फोर्स जो होता है Fb = QVB sin थीटा के बराबर होता है। अब बताइए कि ये जो आवेशित कण है इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। ये आवेशित कण है, अभी मूव नहीं कर रहा है, इसको ले जाके सिर्फ यहाँ पे रखें, स्थिर है, तो इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है। तो जब वेलोसिटी नहीं है तो v जब 0, ये v 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, यानी कि Fb = 0। मतलब ये जो आवेशित कण है इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो जब फोर्स नहीं लगेगा तो ये घूमेगा ही नहीं, तो इसमें त्वरण कैसे उत्पन्न होगा। इसीलिए ऑसिलेटर लगाया जाता है ताकि ये प्लस बने और ये माइनस बने, और ये प्लस, और यहाँ पे जो कण लगाते हैं उसको भी प्लस रखते हैं, यानी कि कोई धनात्मक आवेशित कण को रखते हैं तो ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस आएगा, इधर माइनस है तो ये माइनस प्लस को खींचेगा, ध्यान दीजिएगा। ये है माइनस, ये है प्लस, तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और ये प्लस ये भी प्लस, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, धक्का देगा। तो ये जो आवेशित कण है, अब इसको में क्या आ गया, एक वेलोसिटी मिल गया, हमको कुछ वेलोसिटी मिल गया। और जब वेलोसिटी मिल गया तो कुछ फोर्स भी लगेगा इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। जब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा फोर्स लगेगा तो हम जानते हैं कि जब आवेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो केंद्र की ओर लगता है, जिसके कारण से आवेशित कण जो होता है एक वृत्तीय पथ पर क्या करता है, घूमने लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो फोर्स लगा वो इस कण को सर्कुलर मोशन पे वृत्तीय पथ पर घुमाएगा, और जो ये आवेश के कारण जो इस पे फोर्स लगा उसके कारण इसमें क्या होगा, वेलोसिटी उत्पन्न होगा। वेलोसिटी उत्पन्न होगा मतलब कि त्वरित होगा। तो ये जो आवेशित कण है ये इधर की ओर त्वरित होगा, ये किसके कारण, इस आवेशित यानी डीज के कारण। और इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो फोर्स लगा उसके कारण ये क्या होगा, एक सर्कुलर पथ पे घूमेगा, और घूम के फिर एक चक्कर, आधा चक्कर लगा के फिर यहाँ पे आएगा। तब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब आएगा तो ऑसिलेटर जो होता है ये दोनों का जो प्लस माइनस जो आवेश है इसको क्या करता है, चेंज करता है। तो ये जो प्लस वाला है ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आवेशित कण कैसा, धनात्मक है, ये आवेशित कण कैसा, धनात्मक। ये हाफ चक्कर लगाया, ये सर्कुलर मोशन किस तरह से हुआ, ये वृत्तीय पथ पे किसके कारण से हुआ, ये ध्यान में रखिएगा, ये वृत्तीय पथ पर हुआ। ध्यान दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हो गया, वृत्तीय पथ पे घुमा, वृत्तीय पथ इसको प्रदान हुआ, और आवेश के कारण या विद्युतीय क्षेत्र के कारण, क्या विद्युतीय क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हुआ, इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। ये बात याद रखना कि आवेश यानी कि आवेश के कारण या विद्युतीय क्षेत्र के कारण इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, वेलोसिटी उत्पन्न। जैसे ही वेलोसिटी मिला तो इस चुंबकीय क्षेत्र को एक वेलोसिटी मिल गया जिसके कारण इस पे फोर्स लगा, और वो फोर्स इस आवेशित कण को क्या किया कि वृत्तीय पथ पर घुमा दिया। जैसे ही ये आधा चक्कर लगाकर बीच में फिर से आएगा तो ये जो ऑसिलेटर है वो क्या करता है कि जो प्लस था उसको माइनस, और जो माइनस था उसको प्लस। ये क्यों करता है ये हम लोग लास्ट में समझेंगे कि ये ऑसिलेटर इसको प्लस माइनस क्यों करता है और किस तरह से करता है। पहले ये समझिए, तो जैसे ही आधा चक्कर लगा के यहाँ पे आएगा तो ये तो प्लस है, ये कैसा कण है, प्लस। अब ये माइनस है तो प्लस को क्या खींचेगा, और इधर माइनस क्या करता है, प्लस को बुलाएगा, और ये प्लस इसको भगाएगा प्लस को। तो ये प्लस है तो माइनस अपनी ओर खींचेगा, ये प्लस इसको धक्का देगा, तो ये फिर से क्या होगा कि इस डीज की ओर यानी D1 में प्रवेश करेगा, और फिर से इसमें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगेगा और विद्युतीय क्षेत्र द्वारा त्वरण उत्पन्न होगा, जिसके कारण से ये फिर एक सर्कुलर मोशन पे क्या होगा, घूमेगा, और फिर से यहाँ पे बीच में आ जाएगा। फिर से कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा।
फिर से जैसे ही हाफ सर्कल पूरा करेगा ये ऑसिलेटर फिर इसको क्या करेगा, चेंज कर देगा। ये प्लस वाला है उसको माइनस बना देगा और जो माइनस है उसको प्लस बना देगा। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्लस तो उसको माइनस बना दिया, जो माइनस तो उसको प्लस बना दिया। ये हाफ सर्कल फिर आ गया और ये है प्लस, ये माइनस, तब इधर बोला आएगा और ये इसको धक्का देगा तो फिर से ये क्या करेगा, फिर से इसका त्वरण बढ़ेगा और फिर से D2 में प्रवेश करेगा और फिर से ये हाफ सर्कल लगाएगा, हाफ चक्कर, और फिर से यहाँ बीच में पहुंचे। फिर से यहाँ बीच में पहुंचा तो ये ऑसिलेटर इसको फिर से क्या करेगा, चेंज कर देगा, इधर माइनस और इधर में प्लस, और ये प्लस इसको धक्का देगा, माइनस खींचेगा, फिर से इधर आएगा D1 में और एक हाफ सर्कल लगा के फिर यहाँ पहुंचेगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, फिर से ये घूमेगा। इतना इसका त्वरण बढ़ जाता है, इतना त्वरण बढ़ जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि ये सीधे यहाँ पे क्या किया जाता है, D2 में एक छिद्र बना दिया जाता है, एक खिड़की बना दिया जाता है, जिससे कि जो त्वरित कण है जिसका हम लोग त्वरण को बढ़ा रहे हैं वो त्वरित कण इससे बाहर निकल सके, और यहाँ से एक समय इतना त्वरण बढ़ जाता है कि सीधे इससे बाहर निकल जाता है। तो मेरा मकसद साइक्लोट्रॉन से यही था कि कोई आवेशित कण है उसको क्या करना है, त्वरित करना है, उसको त्वरण को बढ़ाना है, और त्वरित कण का इसका यूज कहाँ किया जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात आता है कि ये कण क्या होगा कि बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आवेशित कण है इस पे क्या लग रहा है कि एक सर्कुलर पथ पे घूम रहा है, मतलब इसमें क्या लग रहा है कि एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। क्या लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, और ये अभिकेंद्रीय बल ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल के बराबर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है कितना बल लगा रहा है, F = QVB, यही बल लगाता है जो AB है QVB, और यही किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो यहाँ से QVB ये अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv² बट्टा में r। अभिकेंद्र बल पिछले वीडियो में हम लोग देखे कि अभिकेंद्र बल क्या होगा, mv² बट्टा में r। यहाँ से देखें कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लग रहा है वो अभिकेंद्र बल mv² बटा r के बराबर हो जाता है। देखिए तो पहले क्या देखें हम लोग, संरचना देखें। संरचना में क्या होता है कि एक डी आकार का कोई धातु का प्लेट, इसको तांबा का ही समानता बनाया जाता है, एक चुंबक की पेच में व्यवस्थित किया जाता है और इसको एक ऑसिलेटर के द्वारा जोड़ दिया जाता है ताकि इसको हाई वोल्टेज मिल सके। ये इसकी संरचना होती है। कार्य विधि में क्या देखें हम लोग, कार्य विधि में देखें कि इसका कार्य तो यही है कि किसी आवेशित कण को क्या करता है कि एक्सेलरेट करता है, उसकी त्वरण को बढ़ाता है, उसको त्वरित करता है। तो जिस आवेशित कण को त्वरित करवाना है उसको हम लोग बीच में रखते हैं और फिर ऑसिलेटर एक को प्लस एक को माइनस करके इसको क्या करते हैं, एक सर्कुलर पथ पे घूमता है। सर्कुलर पथ पे घूमता है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, और इसमें त्वरण जो उत्पन्न होता है वो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा। तो ये इसका सिद्धांत हो गया। अगर सिद्धांत को देखें साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका सिद्धांत है कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल के कारण वृत्तीय पथ पर घूमता है, और विद्युतीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है उसके कारण इसमें त्वरण उत्पन्न होती है। ये इसका सिद्धांत हो गया। इसके बाद हम लोग देखें कि जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो इस पे बल लग रहा है वो QVB होता है, और यही चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लग रहा है जिसके कारण से अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वो mv² बटा r के बराबर होता है। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं आगे। यहाँ से QVB mv² बटा r के बराबर आ गया, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगा वो अभिकेंद्र बल के बराबर आ गया। यहाँ से एक भी से एक भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से QB = mv बटा में r। अगर v निकालना चाहें तो v बराबर हो जाएगा QBr बटा में m। ये हो गया इसका वेग, यानी कि किस वेग के साथ ये घूमेगा। तो देख रहे हैं यहाँ से एक रिलेशन देख रहे हैं कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है। मतलब कि ये जो कण देखिए, पहला जो हाफ सर्कल लगाया उसकी त्रिज्या,
फिर दूसरा जो वाला उसकी त्रिज्या, जितना जो सर्कल यानी कि चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो कहने का सेंस है कि जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसका वेग बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी क्या हो रही है, त्रिज्या भी बढ़ रही है। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए पहला चक्कर में वेग थोड़ा सा था, तो ये यानी कि छोटा सा हाफ सर्कल लगा, इसकी त्रिज्या यानी कि फिर बढ़ गया, यानी फिर से इसको जब पहले से त्वरित था फिर से और इसको फोर्स लग गया तो इसकी त्रिज्या तो थी और बढ़ गई। यहाँ से पहले से तो और स्पीड में था, फिर से इधर से धक्का दे दिया और बढ़ गया। तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है उसी वैसे इसकी त्रिज्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि साइक्लोट्रॉन में जो आवेशित कण का जो त्रिज्या होती है वो उसके वेग के समानुपाती होता है। यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, भी तो निकल गया। अब इसका देखते हैं कि आवर्तकाल यानी कि टाइम जब निकालना चाहे हम लोग तो t इक्वल टू क्या होता है कि 2 पाई r, मतलब कि एक चक्कर लगाने में तो 2 पाई r ब्रीथ, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v, तो 2 पाई r अब बट्टा में v कितना आया, q b r बट्टा में m, तो r से r खत्म, m चल जाएगा ऊपर, तो t इक्वल टू 2 पाई m बट्टा में q b, 2 पाई m बटा क्यू बी। अब यहाँ से एक मजेदार बात ये हमको पता चलता है कि जो आवर्त काल है वो इस सर्कल के त्रिज्या पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस देखिए तो इस इक्वेशन में कहीं पे भी r नजर आ रहा, r त्रिज्या कहीं पे नजर नहीं आ रहा। मतलब कि अब ये जो सर्कल है वो चाहे तो छोटा हो या ये जो सबसे लास्ट वाला हो, इस पे डिपेंड नहीं करेगा आवर्त काल। ये आवर्त काल फिक्स है, इस आवेश और चुंबकीय क्षेत्र और मास के निर्भर करता है, ये इसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। और यही कारण है कि ये जो ओसिलेटर है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या कर रहा है कि एक को प्लस और एक को माइनस कर दे रहा है। अगर ये जो टाइम इंटरवल त्रिज्या पे डिपेंड करता तो ये ओसिलेटर पागल हो जाता कि हम प्लस कब करें और माइनस कम करें। जैसे कि देख रहे हैं, जैसे ही एक चक्कर लगा के बीच में आ रहा था तो इसकी जो प्रकृति है प्लस माइनस की वो चेंज हो रही थी ओसिलेटर के। ओसिलेटर क्या है कि इसको फिक्स कर दिया जाता है कितना टाइम इंटरवल के बाद ये प्लस माइनस करता है। तो अगर ये टाइम इंटरवल फिक्स नहीं होता तो इस त्रिज्या पे, अगर ये त्रिज्या पे डिपेंड करता तो इस छोटे के लिए ओसिलेटर तुरंत इसको प्लस माइनस करना पड़ता, जैसे जैसे बड़ा हो रहा था ये तो कंफ्यूज आ जाता। तो यहाँ से बेसिकली ये इसका मेन पॉइंट है कि टाइम इंटरवल क्या होता है कि इसकी त्रिज्या पे डिपेंड नहीं करती है। जो पहला चक्कर में अगर ये 10 सेकंड में यहाँ से ये घूमकर 10 सेकंड में अगर आ गया तो ये अंतिम वाला भी 10 सेकंड में आएगा। अब लॉजिकल समझेंगे कि ये हो काहे रहा है, तो ध्यान से देखिएगा कि शुरू में ये रुका हुआ था, शुरू में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। जैसे ही ये आवेश के कारण क्या हुआ, विद्युतीय क्षेत्र के कारण जैसे ही इसमें वेलोसिटी उत्पन्न हुआ तो उस समय इसका वेलोसिटी जो होगा वो कम होगा, यानी कि वेग इसका उतना ज्यादा नहीं होगा। तब वेग ज्यादा नहीं होगा, मान लो कि वेग था मान लो 5 मीटर पर सेकंड, मान ले रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकंड था, इस समय वो टाइम ले रहा था 5 सेकंड। टाइम कितना ले रहा था, 5 सेकंड ले रहा था। अब जैसे ही एक चक्कर लगा के आया इसके पास तो पहले से वेग है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड के वेग से तो ये तो गया, तब 5 मीटर पर सेकंड तो वेग है, लेकिन फिर से इसको इधर खींच लिया, इधर से धक्का दिया, इधर से खींच लिया, तब 5 मीटर पर सेकंड से कम हो गया, बढ़ गया। तो जब स्पीड बढ़ा तो दूरी भी तो बढ़ गया क्योंकि इसकी त्रिज्या बढ़ गई, दूरी भी बढ़ा स्पीड भी बढ़ा। जब दूरी को भी बढ़ा दो, दूरी को भी बढ़ा दो और स्पीड को भी बढ़ा दो, स्पीड को भी बढ़ा दो तो टाइम कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे कि दूरी 5 मीटर था और स्पीड भी 5 था तो टाइम 1, दूरी को भी दुगना कर दो स्पीड को भी दुगना कर दो तो टाइम तो कांस्टेंट ही रहेगा। सेम वही लॉजिक है कि स्पीड बढ़ा तो दूरी भी ज्यादा हो गया, स्पीड भी बढ़ गया दूरी भी बढ़ गया, इन सेंस ऑफ कि टाइम कांस्टेंट होगा। और यही टाइम इंटरवल है कि जो त्रिज्या पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और यही ऑसिलेटर है जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के साथ क्या कर रहा है, प्लस माइनस में बदल रहा। तो ये हो गया इसका टाइम। अब बात करते हैं आवृत्ति की, तो इधर से उतार लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बात करते हैं हम लोग, आवृत्ति।
आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1/t, ये पहले हम लोग समझ चुके हैं। तो f इक्वल टू 1/t का वैल्यू 2πm/qb, ये qb कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो इसलिए f इक्वल टू हो जाएगा qb/2πm। ये जो फ्रीक्वेंसी आती है इसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कितने बराबर होते हैं, f इक्वल टू qb/2πm के बराबर होती है। यहाँ तक निकाल। अब ये पूछ देता है कि ये जो आवेशित कण है इसके पास वेलोसिटी है, मास है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। क्योंकि हम जब साइक्लोट्रॉन शुरू किए थे तो उस टाइम बताए थे कि इसको एक महत्तम गतिज ऊर्जा यानी कि ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसको त्वरित किया जाता है। तो इसकी काइनेटिक ऊर्जा देखते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये गति में है तो उसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो के ई जो होता है वो 12 mv² के बराबर होता है। तो हाफ मास m है और वेलोसिटी कितना निकला था, यहाँ से जो वेलोसिटी हम लोग निकाले थे इस तरह से देखो क्या निकाले थे, वेलोसिटी qvb बराबर mv²/r। एक भी से एक भी का हो गया तो कट गया, तो qbr/m, यह ना वेलोसिटी निकला था। तो इसके वेलोसिटी को पुट कर दो तो qbr/m का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा 1/2m। इसका स्क्वायर करेंगे तो q² b² r²/m²। एक m से m खत्म तो हाफ q² b² r²/m। ये हो गया इसकी काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी, इसकी गतिज ऊर्जा। अब बात करते हैं इसका उपयोग और इसका सीमाबद्धता, यानी कि सीमाएं कहाँ तक ये साइक्लोट्रॉन सही है, किस आवेशित कण के लिए कार्य करेगा, किसके लिए नहीं करेगा। तो यहाँ तक ठीक है कि इसकी आवृत्ति हो गई, इसकी ये गतिज ऊर्जा हो गई, ज़्यादा भार नहीं है। ये सब बातें तो पिछले वीडियो में ही कर चुके थे, इसकी आवृत्ति, टाइम इंटरवल सब पहले। ये काइनेटिक एनर्जी आया तो उसके जगह हम v के वैल्यू पुट कर दिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका देखते हैं हम लोग उपयोग। तो बाबू जैसे ही ये जो कण को त्वरित किए इसके पास एक एनर्जी हुआ, ये एनर्जी इसके बराबर हुआ, ये एनर्जी हुआ। अब जैसे कि हमको किसी कण के अंदर के बारे में अध्ययन करना है, किसी कण के संरचना के बारे में अध्ययन करना, तो क्या करेंगे, ये जो यहाँ से निकला, ये जो कण निकला यहाँ से आवेशित कण, इसको ले जाकर उस पर बम्बार करा देंगे। यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो उस पर बम्बार कराएगा तो वो क्या हो जाएगा, विखंडित होगा और उसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। और इसका जो उपयोग होता है वो मेडिकल, यानी कि मेडिकल में यानी कि ये डॉक्टर वगैरह जो करते हैं इसका उपयोग करते हैं। इसकी सीमाबद्धता देखते हैं तो ये बाबू ये हल्के जो आवेशित कण है जैसे कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए सही नहीं होता। जैसे कि अगर हल्का ले लें तो हल्का आवेशित कोई कण ले लें, मतलब जिसका वजन कम हो, इसको अगर रखें कि एक ही बार में इतना स्पीड कर देगा ना इसको कि ये जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं हो पाएगा, यानी कि इसको जो नियम कानून है फॉलो नहीं कर पाएगा, उसका जो आवेशित बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसके लिए सही नहीं होता है। तो यही है साइक्लोट्रॉन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, रोज आपको इस तरह का वीडियो आपको मिलते जाएगा और जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।